हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पंबन आइलैंड को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था रीयूनियन को लेकर के, तो रीयूनियन को अगर हम मैप में व्यू करें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट पर इंडियन ओशन में रीयूनियन एग्जिस्ट करता है एक आइलैंड के रूप में, और फ्रांस के द्वारा प्रेजेंट टाइम में एडमिनिस्ट्रेड है। अब रीयूनियन की हमने बात की है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट और अदर आइलैंड हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर रीयूनियन के वेस्टर्न पार्ट पर जो आपको लार्ज साइज में आइलैंड दिख रहा है वो मेडागास्कर है। यहाँ पर रीयूनियन के पास में ही यहाँ पर मॉरिशस है। यहाँ पर जो मेडागास्कर है उसके यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट पर है सिसेल्स। ये इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इनको लेकर के बहुत बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी डायरेक्शन को लेकर के। ओके, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इनकी जो लोकेशन है उनका अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो मेडागास्कर से पास होती है, और यहाँ पर जो रीयूनियन है उसके सर्दर्न पार्ट से पास होती है। जब भी आप किसी एरिया को डिस्कस करो वहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सी हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन वहाँ से पास होती हैं, इसके अलावा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वहाँ पर स्टेट है, इस्तमस है, ये सभी आपको डिस्कस करना चाहिए। किसी भी एरिया स्पेसिफिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर, माउंटेन वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, और रिवर की अगर हमने बात की है तो कहाँ से उसका ओरिजिन होता है, कोई इंपॉर्टेंट लेक है, उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए आप देखने की कोशिश किया करें, क्योंकि इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप उस एरिया स्पेसिफिक में बहुत सारी नॉलेज गैदर कर लेते हो, और जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रैक करने में आपकी हेल्प करते हैं। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप सभी को पता है इंडिया के नेबर कंट्री श्रीलंका में प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो तमिल फैमिलीज़ हैं वो वहाँ से निकल करके इंडिया में एंट्री कर रहे थे, तो हमारे जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने उनको कैप्चर किया है। अब सभी को पता है श्रीलंका में इशू है। जब उनसे डिस्कशन किया गया तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस होने की वजह से जो भी वहाँ पे एसेंशियल गुड्स हैं, जो वहाँ पर जॉब की कमी आ गई है, इसके अलावा जो एसेंशियल गुड्स हैं उनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको दिखा रही हैं कि किसी भी एरिया में जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसकी वजह से माइग्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूक्रेन से बहुत सारे लोग निकल करके यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, और उनके माइग्रेशन का रीज़न है जो वहाँ पर वॉर चल रही है, वो उसका मेन रीजन है। तो यहाँ पर माइग्रेशन से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है माइग्रेशन को लेकर के। देखो, माइग्रेशन को क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं? दो फैक्टर होते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर, मान लो कोई पर्सन किसी एरिया में रह रहा है, इस तरीके से हम समझेंगे कि कोई पर्सन किसी एरिया में रह रहा है जैसे श्रीलंका में। अब पुश फैक्टर क्या होते हैं कि जब वहाँ पर जिस एरिया में वो रह रहा है वहाँ की कंडीशन इस तरीके से चेंज हो जाए, वहाँ की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल कंडीशन इस तरीके से चेंज हो रही है कि वहाँ पर रहना इंसान का मुश्किल हो रहा है, तब उसको लगता है कि किसी दूसरी जगह पर जाई जाए। तो इसके लिए वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की कोशिश करता है। तो वो एरिया जहाँ पर उसके बेटर अपॉर्चुनिटीज़ उसको दिखती हैं, वो एरिया उसको क्या करता है? पुल करता है। ओके, पुश मतलब किसी को धक्का देना, किसी को वहाँ से कोई इंसान जो है उस एरिया से, उस जगह से निकलना चाहता है, ये हो गया पुश फैक्टर। ओके, और पुल फैक्टर कोई अदर एरिया जहाँ पर उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं कि लाइफ स्टैंडर्ड उसका हाई होगा, इसके अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उसको हाई लेवल की मिलेंगी, जो भी एसेंशियल गुड्स हैं वो उसको इजीली वहाँ पर मिल पाएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि एजुकेशन के सेक्टर में अगर कोई पर्सन माइग्रेट करता है तो उसको दिखता है कि हाँ, जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए किसी को लगता है कि उसके एरिया में अच्छी कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है, तो वो राजेंद्र नगर में अगर आपने आपको माइग्रेट करता है तो राजेंद्र नगर उसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वो उसका हो गया पुल फैक्टर। और उसके एरिया में जो एजुकेशन कंडीशन अच्छी नहीं है, ये उसका हो गया पुश फैक्टर। ओके, तो ये माइग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर में डिफरेंस होता क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर यूक्रेन को लेकर के, यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर के यहाँ पर
कुछ इंपॉर्टेंट बात आई है। अभी ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया कि देखो यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन ही इफेक्ट होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्लोबली लेवल पर ये जो चीज़ें हैं वो इफेक्ट करने वाली है। स्पेसिफिक ये जो स्टेटमेंट है वो इसलिए दिए गए, या फिर एक तरीके से इंडिया का क्या स्टेटमेंट रहा, जैसे यूनाइटेड नेशंस में हमने ये देखा कि अदर सेक्टर में या अदर पॉइंट्स पर इंडिया ने एब्सटेन करने की बात की। रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाने की कोशिश की जा रही थी यूएस और अदर कंट्रीज़ के द्वारा, उसमें इंडिया ने एब्सटेन जो पॉलिसी है उसको फॉलो किया। तो इसी को लेकर के अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत सारे कंट्रीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं या उनके जो भी प्राइम मिनिस्टर है उन सभी के साथ में हमारे इंडिया के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ में रेगुलर डिस्कशन चल रहा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो इंडिया में इनकी विजिट इसीलिए हुई थी कि इंडिया का जो स्टैंड है उसको चेंज किया जा सके और रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाने की कोशिश की जा रही है उसमें इंडिया भी हेल्प करने की कोशिश कर सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो जनरल कांग्रेस जो पार्टी है उसको लेकर के है। ये G23 काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको लेकर के आप डिस्कस कर लीजिए। देखो, जब सेंट्रल पॉलिटिक्स में चेंज आने लगा और बीजेपी पार्टी को बहुत सारी वहाँ पर मेजोरिटी मिलने लगी, तो एक तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है उसका डिग्रेडेशन देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में जो भी एलिट मेंबर्स हैं, उनके जो भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, उन सभी ने एक तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की और उन्होंने ये डिस्कस किया कि देखो जो कांग्रेस पार्टी है उसमें कुछ फाउंडेशनल चेंजेस की ज़रूरत है। तो जो भी लीडर्स हैं उन्हीं को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है G23 के नाम से। इसको आपको अपने आप को मिसगाइड नहीं करना है कि G20, G7, G8 ये कंट्रीज़ हैं, उससे आपको इसको क्या नहीं करना है, मिसगाइड करने की कोशिश नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर आप सभी को पता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जब अटैक किया तो उसकी वजह से जो हमारे क्रूड ऑयल के जो प्राइजेज हैं वो ग्लोबली लेवल पर काफ़ी ज़्यादा हाइक हो रहे हैं। इसका मेन रीज़न आप सभी को पता है कि रशिया काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का और इसकी वजह से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट में अवेलेबिलिटी क्रूड ऑयल की कम हो रही है और जब जो अदर कंट्रीज जैसे ओपेक कंट्रीज़ हैं वहाँ से प्रोडक्शन हाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर तो अगर हम बात करें तो सैंक्शंस लगाए गए थे, JCPOA एक जो एग्रीमेंट है उसके बाद में जो कुछ सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान के ऊपर, अभी डिस्कशन चल रहा है। तो इसकी वजह से अगर वो डिस्कशन कंप्लीट होता है, एग्रीमेंट कंप्लीट होता है, तो ईरान अपने यहाँ पर प्रोडक्शन फिर से हाई लेवल पर स्टार्ट करेगा। तो हो सकता है कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसको हम कंपनसेट करने की कोशिश कर सकें, वो जो भी क्रूड ऑयल है उसकी अमाउंट को। ओके, लेकिन यहाँ पर आप सभी को पता है कि अब इंडिया में 5 स्टेट्स में इलेक्शन थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल के कितने भी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हों, हाइक हो रहे हों, लेकिन हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही असेंबली इलेक्शन कंप्लीट हुए हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होने लग गए। तो इसी को लेकर के पार्लियामेंट का जो भी बजट सेशन का सेकेंड पार्ट चल रहा है उसमें डिस्कशन को लेकर के जो अपोजिशन पार्टीज़ है उन्होंने जो फ्यूल प्राइस में हाइक देखने को मिला है उसको लेकर के यहाँ पर अपोज किया है। ओके, ये आपको प्राइजेस शो हो रखे हैं कि नवंबर 2021 में इनके कितने प्राइजेस थे और किस तरीके से जो एक लीटर यूनिट जो है उसमें कितना प्राइजेस का हाइक देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हरियाणा स्टेट जो है वहाँ पर एंटी कन्वर्जन बिल को पास किया गया है और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने इसका अपोज किया है। ये जो एंटी कन्वर्जन बिल है, अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल, इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई पर्सन अपनी खुद की इच्छा से, खुद की विल से अगर अपने रिलीजन को चेंज करता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा। उसको अगर अपनी विल से वो चेंज कर रहा है तो फ्री है। लेकिन अगर किसी चीज़ का आपने लालच दे करके और इस तरीके से आपने किसी का जो रिलीजन है उसको चेंज करवाने की कोशिश की है तो उन एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए ये जो बिल है वो लाया गया है। चीफ मिनिस्टर ने ये बोला है कि अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें, जैसे 4 इयर्स के उन्होंने डाटा रखे हैं कि 6 डिस्ट्रिक्ट में जो रिलीजियस कन्वर्जन के बहुत सारी FIR रजिस्टर हुई हैं, जिसके बेसिस पर हमें लगता है कि इस तरीके के बिल हमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी, ताकि जो रिलीजियस कन्वर्जन है जिसमें फोर्स्ड मतलब एक तरीके से ज़बरदस्ती करके आपका जो रिलीजन है उसको चेंज करवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको कुछ ऑफ़र किए जाते हैं कि ये आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट की जाएंगी, इतना आपको मनी दिया जाएगा। तो इस तरीके की अगर प्रोसीजर को अपनाया जा रहा है तो उन लोगों के खिलाफ में एक्शन लेने की ज़रूरत है और उन्हीं को रोकने के लिए ये जो बिल है वो लाया गया है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 2 पर, यहाँ देखिए, देखो एयर क्वालिटी कमीशन ने दिल्ली वाले एरिया में 11 थर्मल पावर प्लांट जो है, जो दिल्ली की 300 किलोमीटर की रेडियस में आते हैं, उनके ऊपर कुछ पीनल एक्शन लगाने की बात की है। उन्होंने ये बोला है कि देखो आपने जो भी आपने काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो भी अपने एक तरीके से इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें फ्यूल के रूप में आप बायोमास दे रहे हैं, तो जितनी डिज़ायर्ड है कि इतनी क्वांटिटी तो बायोमास की यूज़ की जानी है, उतना आप यूज़ नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से हम एयर पोल्यूशन को जो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं वो काउंटर नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर आपके ऊपर कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बात बोली गई, ये चीज़ें देखो आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि दिल्ली के आसपास वाले एरिया में बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रेगुलर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ पर डेवलप होती है कि किस तरीके से जो भी आर्टिकल है उसको आपको रीड करना है। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि एयर क्वालिटी कमीशन ने कितने थर्मल प्लांट्स के ऊपर वार्निंग देने की कोशिश की है। यहाँ पर आपको ये चीज़ें शो हो रही हैं कि एयर पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए किस तरीके की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के आसपास वाले एरिया में, दिल्ली का जो 300 किलोमीटर का रेडियस है, वहाँ पर जो भी पावर प्लांट्स हैं उन सभी में कोशिश की जा रही है कि फ्यूल जो यूज़ किया जाए वो एक क्लीन फ्यूल यूज़ किया जाए, ताकि एमिशन जो है वो कम हो और पोल्यूशन को काउंटर किया जा सके। ओके, तो जब भी किसी न्यूज़ को स्टडी करो उसको इस तरीके से रिलेट करके स्टडी किया करो कि किस तरीके से हमारा जो सिलेबस है वो उसको हम कैसे रिलेट करें और सिलेबस का कौन सा पार्ट जो है वो उससे रिलेट हो सकता है। ओके, तो ये पोल्यूशन से रिलेट हो गया कि यहाँ पर दिल्ली वाले रीजनल एरिया में इस तरीके की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है केरला से रिलेटेड। यहाँ पर केरला में हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट होने का रीज़न आप सभी को पता है कि वहाँ पर जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनको ये लगता है कि उनकी जो लैंड एरिया है, उनका जो हाउस का जो एरिया है उसको कैप्चर कर लिया जाएगा और उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। यहाँ पर दोनों आर्टिकल, जो फर्स्ट आर्टिकल है जनरल आर्टिकल, वो लिखे गए हैं उत्तराखंड के सीएम के लिए और गोवा के सीएम के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि बीजेपी ने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ये माना है कि जो वहाँ पर मिस्टर धामी जो हैं, जो अपनी सीट को खो चुके हैं, मतलब अपनी सीट से इलेक्ट नहीं हो पाए हैं, वो उनको वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया उत्तराखंड का। और यहाँ पर अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा के जो सीएम हैं वो प्रमोद सावंत को बनाया गया है। तो यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बारे में बात की गई है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 4 धाम प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर के कि एनवायरमेंटल जो हजार्डनेस है वो भी क्रिएट ना हो, जो भी इशू हैं वो भी क्रिएट ना हो। अगर हम देखें हिमालय के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी मेंटेन हो सके। और अगर हमारे बॉर्डर एरियाज तक रीच होने की बात की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब इस 4 धाम प्रोजेक्ट के अप्रूवल की बात की गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो सिक्योरिटी वाला जो रीजन है, पर्सपेक्टिव है, उसको यहाँ पर रखा कि हम चाइना के साथ में हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में इशू चल रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए हमें बॉर्डर एरियाज तक अपनी रीच बनानी होगी। और इसीलिए 4 धाम प्रोजेक्ट में जो रोड का जो एरिया है, रोड की जो साइड है उसको थोड़ा सा वाइडन किया जाए, ताकि ईजीली जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है वो वहाँ तक बॉर्डर एरियाज तक पहुँच सकें। तो यहाँ पर मिस्टर धामी, सबसे पहले तो उनको 6 मंथ्स के अंदर अपनी जो किसी भी सीट से इलेक्ट होकर के आना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तराखंड जो है वहाँ पर अपर हाउस नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो उनको किसी ना किसी सीट से इलेक्ट होना होगा। ओके, और उनके पास नई जिम्मेदारी ये है कि उत्तराखंड को लेकर के ये भी प्रोटेस्ट होता है कि उत्तराखंड को बनाया किस कारण से गया था। बनाया ही इसलिए गया था कि जो हिली रीजन है, वहाँ के जो लोग हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जा सके। अभी भी जब हमने रेगुलर जब वहाँ पर इलेक्शन चल रहे थे तो बार बार हमने डिस्कस किया था कि वहाँ के हिली एरियाज़ में जो लोग रहते हैं और वहाँ का जो प्लेन एरियाज़ हैं, वो लोग अभी भी कंपैरिजन करते हैं कि हिली एरियाज़ में जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। वहाँ पर अगर हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी उत्तराखंड जो है जिस पॉइंट से, जिस रीजन के साथ में, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में उसको फॉर्मेशन किया गया था, वो ऑब्जेक्टिव अभी भी अचीव नहीं हो पाए हैं। तो मिस्टर धामी की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे ऑब्जेक्टिव को वो अचीव करने की कोशिश करें। यहाँ पर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो
जब कोविड आया, कोविड के बाद में जब उसकी मेडिसिन बनने लगी, वैक्सीन बनने लगी, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये बात रखी कि ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है, इनको लेकर के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं वो ना दिए जाएं, जबकि ग्लोबली लेवल पर ईजिली इसकी एक्सेस हो सके। क्योंकि यहाँ पर इंडिया का ये मानना था कि अगर जिन कंट्रीज़ ने इनको प्रिपेयर कर रहा है, उन्हीं कंट्रीज़ के पास में अगर इन वैक्सीन फार्मूला रह पाया तो ये जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी यहाँ पर मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो कोविड है वो तो एक पेंडेमिक है, ग्लोबली लेवल पर सभी लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको ग्लोबली लेवल पर ट्रीट करने की ज़रूरत है। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो चाइना में जिस तरीके के केस दोबारा से इंक्रीज़ हो रहे हैं, या फिर हम एशियन कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं दोबारा से केसेस। इससे ये लगता है कि अभी भी हम कोविड से ढंग से नहीं निपट पाए हैं, और इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सभी जो वैक्सीन है वो सभी कंट्रीज़ के पॉपुलेशन के लिए इजीली अवेलेबल हो पाए। यहाँ पर राइटर का ये भी बोलना है कि WTO से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि कम से कम मिनिमम 3 ईयर्स के लिए ये जो एलिमिनेशन है, जो भी प्रोसीजर है वैक्सीन का, इन सभी के ऊपर एलिमिनेशन किया जा सके। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ इसका प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनका ये मानना है कि उन्होंने इसको डेवलप किया है, उनकी जो मोनोपोली है वो होनी चाहिए, इनके जो फॉर्मूलाज को बनाने में जो उनकी मेहनत है वो सिक्योर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि WTO को इंडिया और साउथ अफ्रीका के जो एक बेसिक पॉइंट उन्होंने रखा था, और कोविड-19 को अगर हमें फाइट करना है तो ये जो भी इक्विटेबल एक्सेस है एसेंशियल मेडिसिन की, उन सभी को हमें रेगुलर रखना होगा, क्योंकि कोविड के जो केसेस हैं वो अभी भी कम नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस के बारे में बात की गई है। यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर PPK रामाचार्युलू जो हैं उनको अपर हाउस M वेंकैया नायडू ने जनरल सेक्रेटरी जनरल का पोस्ट उनको दी। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन हैं, आप सभी को पता है, M वेंकैया नायडू, 1 सितंबर 2021 को। ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन क्रिएट किया गया था। रामचार्युलू जो थे वो राज्यसभा के सेक्रेटरीट स्टाफ थे, जिनको सेक्रेटरी जनरल के रूप में एक तरीके से उनको रोज किया गया था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेक्रेटरी जनरल की जो पोस्टिंग है, उसकी जो अपॉइंटमेंट है, वो ब्यूरोक्रेसी से लगभग रिटायरमेंट के बाद में वेरी हार्ड टू अनफॉलो वाज मेड पॉसिबल बाय द चेयरमैन। ओके, यहाँ पर कोशिश की जाती है कि ब्यूरोक्रेसी से ही जो रिटायर्ड लोग होते हैं उन्हीं को यहाँ पर एक तरीके से रोज करके ये जो पोस्ट है वो दी जाती है। इट वाज बोथ ए वेल डिजर्विंग सिग्नल फॉर लॉन्ग सर्विंग स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट सेक्रेटरीट एंड कोर्स करेक्शन टू रिस्टोर द लेजिटिमेसी ऑफ दियर लॉन्ग टाइम डिमांड। However, it was a fleeting gesture. Ramcharyulu was replaced bizarrely by a former bureaucrat PC Modi in less than 3 months. 3 महीने में उनको रिप्लेस कर दिया गया। और यहाँ पर ये बताया गया है कि उनको चेयरमैन को कुछ पॉलिटिकल प्रेशर यहाँ पर फेस करना पड़ा था। 1952 में पहली बार पार्लियामेंट बना, 11 सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर बनाए गए राज्यसभा में, और मतलब रामचरियुलू से पहले 11 सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। Except for some of the lateral entry staff who could become secretary general, all the others were parachuted from the civil services और other services from time to time। मतलब सिविल सर्विसेज से ज़्यादातर लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ बार ऐसा हुआ है कि लेटरल एंट्री यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर बताया गया है कि राज्यसभा का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल SN मुखर्जी थे, सिविल सर्वेंट थे। फिर यहाँ पर पहले राज्यसभा के बारे में बताया, फिर लोकसभा के बारे में यहाँ पर बताया है। ओके, अब यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि देखो, आप सभी को पता है कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हमारे लोकल एरिया से हायर लेवल तक वर्क करती है। लोकल एरिया में पंचायत से लेकर के और बात की जाती है पार्लियामेंट तक की। तो यहाँ पर ये जो सर्विसेज है, इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विसेज जो है, वो हमें एक पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए ताकि यहाँ पर जो भी वर्क है वो इजीली हो सके। इसके अलावा राइटर का ये बोलना है कि आर्टिकल 312 जो है वो राज्यसभा को परमिशन देता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो बनाने की परमिशन दी जाती है राज्यसभा के द्वारा। तो उस आर्टिकल का यूज़ करते हुए यहाँ पर इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस बनाई जाए और उसका यूज़ किया जाए, क्योंकि इसी तरीके की जो सर्विसेज है वो UK में है। द क्लर्क ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स हैज ऑलवेज बीन अपॉइंटेड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव स्टाफ पूल क्रिएटेड टू सर्व पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इस तरीके की पोस्ट होती है, और सेम इसी तरीके की बात की गई है कि हमारे जो लोकल एरिया में जो भी हम डेमोक्रेसी लाने की जो हमने कोशिश की, वहाँ पर भी इस तरीके की पोस्ट होनी चाहिए। और जो पोस्ट है वो एक प्रोसीजर के तहत आनी चाहिए ताकि
जो इश्यूज हैं वो कम हो सके और ये जो पोस्ट है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से वर्क कर सके। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल जो प्रैक्टिसेज हैं उनको अगर हमें इंडिया को टाइम टू टाइम अडॉप्ट करते रहना चाहिए ताकि जो कुछ चेंजेस हैं वो टाइम के साथ में आते रहें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 पर यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे जो प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में है रामनाथ कोविंद, उनकी जो टेन्योर है वो एंड हो जाएगी जुलाई 2022 में। अब कौन जो नए रामनाथ कोविंद को ही दोबारा से जो हमारा प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट किया जाएगा या फिर कोई नया फेस यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो इलेक्शन प्रोसीजर होगा, आप सभी को पता है कि कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के में। तो अगर हम बात करें तो सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ के? पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट्स में, वहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर्स। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स कहीं के भी पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते हैं। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है 2 यूटी में, दिल्ली और पुदुचेरी। वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके इलेक्टेड मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि नॉमिनेटेड मेंबर चाहे पार्लियामेंट के हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ स्टेट्स में अपर हाउस होता है, तो वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर ये बताया गया है, आप सभी को पता है कि एमपी और एमएलए जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, उनके एक वोट की वैल्यू होती है और वोट की वैल्यू इस तरीके से डिटरमाइन की जाती है कि जो एमपी है उसकी वोट की वैल्यू कंप्लीट जो एमएलए के वोट की वैल्यू है उसको डिवाइड किया जाता है एमपी की जो संख्या है, टोटल जो संख्या है उसके साथ में, और फिर एक एमपी की वोट की वैल्यू आती है। मतलब एक एमपी की वोट की वैल्यू, चाहे एमपी कहाँ से हो, राजस्थान से हो चाहे हिमाचल प्रदेश से हो, उसकी वोट की वैल्यू बराबर रहेगी। लेकिन जो एमएलए की वोट की वैल्यू है वो डिफ्रेंशिएट करती है, वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। वो स्टेट जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर एक एमएलए की वोट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, क्योंकि स्टेट की पॉपुलेशन जितनी है उसको डिवाइड किया जाता है जितने भी हमारे जो एमएलए हैं उनकी संख्या से, उस स्टेट में जितने भी एमएलए हैं उनको वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया जाता है एमएलए की संख्या से, और फिर एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो निकाली जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ के एमएलए की वोट की वैल्यू होगी 208 वोट, और जो गोवा है वहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो एमएलए की वोट की वैल्यू रहेगी 20 वोट। तो ये वेरी करता है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा, आप सभी को पता है 51% जो जितने भी वोट मिले हैं उसमें 51% अगर उनको वोटिंग मिलती है, एक तरीके से उनको वोट मिलते हैं तो वो इलेक्ट हो जाते हैं। ओके, 50% मतलब यहाँ पर मार्किंग की गई है +1%। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने वोट चाहिए उससे 9,625 वोट कम पड़ेंगे। तो ये एनडीए को देखना होगा कि किस तरीके से कौन सी पार्टीज़ को अपने साथ में ला करके वो अपना जो फेस है वो प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन से स्टेट में वोट की वैल्यू कितनी है, ये सब कुछ यहाँ पर शो किया गया है। ओके, तो ये जनरल अवेयरनेस की बात हो गई। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन जो है उसके बारे में। इसमें ये NLMC है जो है वो कैसे वर्क करेगा, यूनियन गवर्नमेंट इसको कैसे बनाएगी। तो सभी को पता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि हमारे जो भी गवर्नमेंट की कुछ भी प्रॉपर्टी, वो एसेट्स जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है और प्रेजेंट टाइम में डोरमेंट स्टेज में है, उनको गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में एक मोनेटाइज मतलब उनसे रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। तो इसके लिए ये जो NLMC नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में इसको बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर ये जो NLMC जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा फुल्ली ओन्ड रहेगा और इसका स्पेसिफिक वर्क यही रहेगा कि जो भी गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है उनको मोनेटाइजेशन उनका करवाया जा सके। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो, मोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि उससे क्या करने की, जो एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। मतलब जो भी आइडल लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, PSU की जो भी बिल्डिंग्स वेस्टेज तरीके से पड़ी हुई हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो है उसका मनी
जनरेट करेगी उनसे। प्राइवेट प्लेयर को पैसा देगी कुछ टाइम के लिए, वो जगह देगी और उससे क्या करेगी गवर्नमेंट जो है वो रिटर्न में पेमेंट उनसे लेगी। ओके, अब यहाँ पर इनको चलाने के लिए NLMC को आपको चलाने के लिए कुछ ऐसे मैनेजर चाहिए, कुछ ऐसे मैनेजमेंट के प्रोफेशन चाहिए, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से लोगों को यहाँ से लिया जाएगा NLMC में। ओके, यहाँ पर हाइपरसोनिक वेपन्स की बात की गई है। तो देखो सबसे पहले तो बात ये बताई जाती है कि देखो साउंड की जो स्पीड होती है वो 1 मैक से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 1 मैक से हाई जो होते हैं उसको हम बोलते हैं, यहाँ देखिए सुपरसोनिक। एक मिनट, देखो जो भी वेपन्स जो 5 मैक से ज़्यादा, 5 मैक से कम स्पीड, मतलब 1 मैक से और 5 मैक के बीच में जिनकी स्पीड होती है वो वेपन्स जो होते हैं, यहाँ देखो द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक 1 एंड स्पीड अबोव मैक 1 आर सुपरसोनिक, और जिनकी स्पीड 5 मैक से भी ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक जो है वो एटमॉस्फेयर में इतनी जल्दी, इतनी फास्ट तरीके से ट्रैवल करते हैं कि उनको डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर इंडिया के लिए बताया गया है कि इंडिया जो है उन्होंने भी अपने यहाँ पर कुछ डेवलप कर रखे हैं इस तरीके के वेपन्स। ओके, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस तरीके की जो टर्म्स हैं उनको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर देखिए पेज नंबर 12 पर, यहाँ पर सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर के बजट की बात की गई है कि देखो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने ये बोला है, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अमेरिका के एक लॉयर है जेम्स ओटिस, उन्होंने एक बात बोली थी टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज टायरनी। उस स्टेट से, उस यूटी से कोई यहाँ पर रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा और उसका आप बजट डिक्लेयर कर रहे हो, तो ये एक तरीके से तानाशाही हो गई है कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा पता है कि किस सेक्टर में कितना मनी देना है, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब से बाइफर्केशन किया गया है तब से जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है वो वेल परफॉर्म तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर अखिलेश यादव अभी यूपी में जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ की सीट उन्होंने जीत ली है। इसके बाद में उन्होंने अपनी जो सीट है उसको वैकेंट कर दिया है। पहले वो एमपी थे और जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको अपना रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया है। तो जब भी कोई पर्सन 2 सीट से जीतता है, चाहे पार्लियामेंट की बात हो या फिर अगर वो पार्लियामेंट का भी मेंबर बन गया है और स्टेट का भी मेंबर है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो एक सीट उसको टाइम रहते हुए वैकेंट करनी होगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में ये सारे प्रोसीजर लिखे हुए हैं। तो अगर कोई पर्सन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है और पार्लियामेंट का मेंबर है तो 14 डेज में उसको अपनी सीट जो है वो वैकेंट करनी होगी। नहीं तो क्या होगा कि पार्लियामेंट की जो सीट जो है वो उसकी खुद ब खुद वैकेंट हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर ये बोला गया है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पर ग्रेजुएशन लेवल पर जहाँ भी आपको एंट्री लेनी होगी, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उसके लेकर के यूजीसी जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि एनटीए जो है वो एक एग्ज़ाम करवाएगा। उसी के बेसिस पर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उनमें एडमिशन होगा। और डीयू जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो भी इन्हीं एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस में जो स्कोर आएगा उसी के बेसिस पर यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 12th में अपनी परसेंटेज अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो ये एंट्रेंस जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन यहाँ पर यह भी अपोज किया जा रहा है कि इससे आप जो 10th और 12th की जो मार्क्स हैं उनको आप रिप्लेस कर रहे हो। मतलब जो स्टूडेंट है वो 10th 12th पे फोकस नहीं करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से अपने आप की प्रिपरेशन करेंगे और एक तरीके से एलिमिनेट किया जाएगा स्कूल का जो मेथड है उसको। ओके, तो यहाँ पर कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। यहाँ पर यूपीएससी के कुछ पर्सन जो अभी जनवरी में 2021 का मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें कोविड की वजह से कोविड पॉजिटिव हो गए और यूपीएससी ने कोई अलग से व्यवस्था नहीं की थी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए, तो यहाँ पर वो मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो उन्होंने अब इस चीज़ को लेकर के बोला है कि उनके लिए दोबारा से मेंस का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हो। तो इसको लेकर के यूपीएससी ने बोला है कि देखो कुछ रिलैक्सेशन देना हो एज में या फिर पॉलिसी मैटर जो भी आती हैं वो डीओपीटी के अंडर आती हैं। हमारे पास में इस तरीके का कोई प्रोसीजर नहीं है और इस तरीके का कहीं भी कोई प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है कि कोई कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो बाद में उसके लिए डेट जो है वो शेड्यूल की जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो फॉरेन पेज से आप देखिए। इससे पहले यहाँ पर 14 पेज पर यहाँ पर यह बताया गया है 14 पेज पर कि मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने यह बात बोली है कि गंगा
क्लीन जो है वो मिशन काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। और अभी गंगा को क्लीन करने का जो मिशन है वो कुछ एरिया में, कुछ सेक्टर में बहुत अच्छे से वर्क किया है। गंगा का जो वाटर है वो बाथिंग के लिए, और अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम जो है वो भी उसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो जो एक इंडिकेटर होता है किसी भी रिवर की हेल्थ को जानने के लिए, तो यहाँ का जो बाथिंग वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पर जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसकी भी बात की गई है। तो बीओडी की अगर हम बात करें, बीओडी क्या होता है, किसी भी वाटर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कि वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक मैटर को डाइल्यूट करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए उनको कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये चीज़ें शो करती हैं बीओडी से। क्योंकि इसको लेकर के बहुत बार साइंस में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो एक जनरल अवेयरनेस आपको इस तरीके की जो टर्म्स हैं उनको लेकर के होना चाहिए। यहाँ पर जो फॉरेन पेज है वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई हुई हैं कि देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो जो रशिया और यूक्रेन जो है उसको लेकर के कुछ इशू के बारे में बताया हुआ है कि जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली मिस्टर पुतिन के साथ में बातचीत करना चाहते हैं कि जो इशू है उनको सॉल्व किया जा सके। और यहाँ पर इंडिया का जो रिस्पॉन्स रहा है, पुतिन के जो भी एक्शन रहे हैं यूक्रेन को लेकर के, उसमें यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्वाड ग्रुप्स को एक तरीके से स्पेसिफिक ये टर्म्स कोशिश की कि सभी जो कंट्रीज़ हैं वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश करें। लेकिन इंडिया का जो स्टैंड रहा वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से क्वाड ग्रुप से या फिर अदर कंट्रीज़ जिन्होंने भी सैंक्शंस लगाने की बात की उनसे काफ़ी अलग रहा। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। यहाँ पर ये बात की गई है कि देखो, जो बीजिंग है वो आने वाले टाइम में चाइना जो है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है वो एक तरीके से मीडिएशन का रोल प्ले करने की कोशिश कर सकता है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी इशू हुआ है। आज आपके दो क्वेश्चन हो रहे हैं। आपको एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन से रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और एक आपको ये बताना है कि राज्यसभा और लोकसभा के लिए कोई मेंबर अगर बनना चाहता है तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था द हिंदू का। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।